नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। तो दोस्तों, समय कम बचा है और उम्मीद करते हैं कि 1-2 हफ्ते के अंदर फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम डेट घोषित की जाएगी। तो दोस्तों, कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो सके, बस इसीलिए आपके लिए हम वीडियो रोज़ाना लाते रहते हैं। तो इसी क्रम में एक और वीडियो लेकर आए हैं, साइंस के 100 प्रश्नों का ये वीडियो है और ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी साइंस के प्रश्नों का लेवल क्या रखता है। तो पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य, वेग, बल, त्वरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, जबकि वेग, त्वरण, बल आदि ये सब सदिश राशियां हैं। वह राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रतिबल किसकी इकाई है? जूल, पास्कल, वोल्ट, वाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। प्रतिबल की इकाई पास्कल होती है। प्रश्न नंबर 3 है कि आयतन की एसआई इकाई क्या है? घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन डेसीमीटर, घन इंच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घन मीटर। आयतन की एसआई इकाई घन मीटर होती है। आयतन को लीटर में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, किलोवाट, हॉर्स पावर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है, जबकि बल की न्यूटन होती है। प्रश्न नंबर 5 है कि यह समय की एसआई इकाई क्या है? घंटा, सेकंड, मिनट, मिली सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। समय की एसआई इकाई सेकेंड होती है। प्रश्न नंबर 6 है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है? पाइज, टेस्ला, डिऑप्टर, कैंडेला। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण की एसआई इकाई टेस्ला होती है। प्रश्न नंबर 7 है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? म्यो से, हेनरी से, लक्स से, डेसिबल से। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल से। किसी भी यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। प्रश्न नंबर 8 है कि आवृत्ति मापने की इकाई का क्या नाम है? फैरट, पोइच, हर्ट्ज, अर्ग। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। आवृत्ति मापने की एसआई इकाई होती है हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 9 है कि पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक, नॉट, रिएक्टर, हॉट। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मैक। मैक संख्या से पराग ध्वनि की गति मापी जाती है। प्रश्न नंबर 10 है कि न्यूटन किसकी इकाई है? चाल की, बल की, आयतन की, क्षेत्रफल की। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बल। न्यूटन बल की इकाई है, जबकि चाल की मीटर प्रति सेकंड होती है, आयतन की मीटर क्यूब, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 11 है कि बार किसकी इकाई है? ताप, तापक्रम, बिजली, वायुमंडलीय दाब। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब। बार वायुमंडलीय दाब की सही इकाई होती है। प्रश्न नंबर 12 है कि कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल, एम्पियर, किलोग्राम, मीटर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य तथा ऊर्जा की एसआई इकाई एक ही होती है, जिन्हें जूल कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि डैश गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, पास्कल मीटर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, पास्कल सेकेंड। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा, सामर्थ्य। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, सामर्थ्य। सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं होता है, सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा ये सभी जूल में मापी जाती है। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल, जूल बटे सेकेंड, जूल, जूल सेकेंड, किलोवाट, घंटा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा। प्रश्न नंबर 16 है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है? किलोग्राम मीटर की पावर 5, न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 17 है कि पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल दाब की इकाई। प्रश्न नंबर 18 है कि बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? वाट, वोल्ट, कैंडेला, एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। बिजली करंट यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रश्न नंबर 19 है कि दबाव का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, केल्विन, पास्कल, न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। दबाव यानी दाब की एसआई यूनिट पास्कल होती है। प्रश्न नंबर 20 है कि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली यानी सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 है कि 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 2400 जूल, 3200 जूल, 2200 जूल, 3600 जूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3600 जूल। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको 3600 से आप गुणा करा दें तो इसका आ जाएगा आंसर 3600 जूल। प्रश्न नंबर 22 है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
बी 1 जूल प्रति कूलम। प्रश्न नंबर 23 है कि दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। दूध की घनता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। जबकि वहीं पर अन्य मात्रक देखें तो हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का काम आता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो धर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से, पोलरीमीटर से, कैलोरीमीटर से, बैरोमीटर से। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, गीगर मूलर काउंटर से। प्रश्न नंबर 25 है कि आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर है। जबकि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। थर्मामीटर सेंटीग्रेड में मापता है ताप को। प्रश्न नंबर 26 है कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फेदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर, पेरिस्कोप। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फेदोमीटर। सागर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी, खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में, भूकंप का मापांकन, गहरे समुद्र में मार्गदर्शन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्न में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? सिलोमीटर, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, किलोनोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीमीटर। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बल। जबकि कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक ही है और इनका मात्रक जूल होता है। प्रश्न नंबर 30 है प्रश्न नंबर 30 है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। प्रश्न नंबर 31 है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत, गतिज। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। नदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा संवहन करता है जबकि घड़ी की गति स्थितिज ऊर्जा का संवहन करती है। प्रश्न नंबर 34 है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का, संवेग के नियम का। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम का। जब किसी बस में अचानक ब्रेक लगते हैं तो सवारियां आगे की ओर झुक जाती हैं, यह न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई कण विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। प्रश्न नंबर 31 है कि वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml2T-2 होता है? किया गया कार्य, संवेग, दबाव, बल। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, किया गया कार्य। प्रश्न नंबर 32 है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 35 है कि जेट इंजन किसके आधार पर कार्य करता है? वेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, त्वरण का संरक्षण, वृत्ति संवेग संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, रैखिक संवेग संरक्षण। प्रश्न नंबर 36 है कि विसर्पी घर्षण होता है सीमित घर्षणों से अधिक, सीमित घर्षणों से थोड़ा कम, सीमित घर्षणों के समान, सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सीमित घर्षण से थोड़ा कम। प्रश्न नंबर 37 है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 38 है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर, लोलक वाप के द्रव्यमान पर, लोलक के तंतु में तनाव के कारण, लोलक की सामग्री घनत्व पर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, लोलक की लंबाई पर। प्रश्न नंबर 39 है कि गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहा जाता है? सीधा, आवधिक, एक समान, गैर एक समान। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, आवधिक गति। जो गति कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे आवधिक गति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथों में, यात्री के सामने, यात्री के पीछे? वह रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यात्री के हाथों में।
प्रश्न नंबर 41 है कि यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा। तो ये एक न्यूमेरिकल है जो MGS से लगेगा। तो यदि आप लोगों ने साइंस से इंटर या हाई स्कूल किया होगा तो आप आराम से इसे लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, √20 H बटे √20 हावर बटे मीटर प्रति सेकंड। तो प्रश्न नंबर 42 है कि जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर। जी का मान पृथ्वी के बीचों बीच यानी विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर 43 है कि एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन नापता है। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा। तो उसका भार वही रहेगा जो होगा यानी 600 न्यूटन के समान। प्रश्न नंबर 44 है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था। ए न्यूटन, बी आर्किमिडीज, सी जॉन डाल्टन, डी केपलर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने तैरने के नियम का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 45 है कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज यानी जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। अल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन, आर्किमिडीज। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज। प्रश्न नंबर 46 है कि एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो ये लगेगा v बराबर n लैम्डा से, एक न्यूमेरिकल है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 2000 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव तरंगों यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता। चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना, आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, आकाशीय क्षेत्रों में वायुयान का पता लगाना है। इनका पता पराश्रव तरंगों यानी अल्ट्रासाउंड वेव द्वारा लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 48 है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। गैस, निर्वात, द्रव, धातु। तो इसका आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, निर्वात में। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 49 है कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। परावैगनी, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है। लकड़ी, पानी, रबर, लोहा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा एक ध्वनिक पदार्थ है। जब भी लोहे में कोई चीज़ हम लोग मारते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 51 है कि समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी डैश होती है। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग, आयाम। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्ध्य। प्रश्न नंबर 52 है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नीला, हरा, पीला, नारंगी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य नारंगी रंग का होता है। प्रश्न नंबर 53 है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 54 है कि एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, VHF रेंज के बीच होता है एफएम प्रसारण बैंड। प्रश्न नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। निर्वात, लोहा, पानी, वायु। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहे में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है जबकि निर्वात में ध्वनि की गति शून्य मानी जाती है। प्रश्न नंबर 56 है किसे कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल, 140 डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 57 है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। मैक, नॉट, रिएक्टर, हर्ट्ज। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मैक। मैक संख्या द्वारा सुपरसोनिक स्पीड मापी जाती है। प्रश्न नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। इसका सही होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 100 हर्ज। 100 हर्ज की आवृत्ति मनुष्य द्वारा श्रव्य मानी जाती है। प्रश्न नंबर 59 है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। आयाम, तरंग दैर्ध्य, आकार, आवृत्ति, ध्वनि की प्रबलता। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। ध्वनि तरंग की विशेषता आवृत्ति तारत्व को तय करती है। प्रश्न नंबर 60 है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। लगभग 12 मीटर, लगभग 17 मीटर, लगभग 27 मीटर, लगभग 37 मीटर।
इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, लगभग 17 मीटर। प्रश्न नंबर 61 है कि दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होगा? लगभग 10 डेसिबल, लगभग 20 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 5 डेसिबल। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, लगभग 30 डेसिबल। प्रश्न नंबर 62 है कि दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? 9.4 मीटर और 17.2 मीटर और 70.2 सेंटीमीटर, 9.4 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 70.2 मीटर। प्रश्न नंबर 63 है कि ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? पानी, इस्पात, हवा, निर्वात। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। ध्वनि का निर्वात में गमन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 64 है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? 0 सेंटीग्रेड, -15 सेंटीग्रेड, 4 सेंटीग्रेड, 15 सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का अधिकतम घनत्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 65 है कि जब जल जमता है इसका घनत्व बढ़ता है, समान रहता है, घटता है, शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, घटता है। प्रश्न नंबर 66 है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक पर क्या असर पड़ता है? घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित रहता है, पहले घटता है फिर वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, घटता है। नंबर 67 है कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? गलनांक तापमान, प्रज्वलन तापमान, क्वथनांक तापमान, हिमांक तापमान। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्रज्वलन तापमान। प्रश्न नंबर 68 है कि कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? स्वर्ण, अभ्रक, तांबा, चांदी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। अभ्रक धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा। प्रश्न नंबर 69 है कि दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर एक दूसरा चिपका चिपका दिए जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डुबाकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जोरों से पीट पीट कर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। प्रश्न नंबर 70 है कि बर्फ की गुप्त उष्मा है 80 किलो कैलोरी बटे ग्राम, 80 कैलोरी बटे ग्राम और 540 कैलोरी बटे ग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 80 कैलोरी बटे ग्राम। प्रश्न नंबर 71 है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक होता है 32 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 373 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 212 फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 72 है कि स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न नंबर 73 है कि निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है उत्तल, अवतल, अवतलोत्तल, समतल। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 74 है कि दूरदृष्टि का एक रोगी, ये एक न्यूमेरिकल है, तो दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, आंखों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस। ये लगेगा 1/f बराबर 1/v-1/u से। प्रश्न नंबर 75 है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। प्रश्न नंबर 77 है कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है लाल, नीला, हरा, काला। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, काला। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो वह काले रंग का दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 78 है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु के केवल निचले भाग की ही छवि प्राप्त होगी। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 79 है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? येलो, यानी कि पीला, वायलेट, बैगनी, ग्रीन, हरा, रेड, लाल। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। प्रश्न नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, पीला प्रकाश। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, नीला प्रकाश। नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 81 है कि सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला, शीर्ष पर काला और भीतर की ओर सफेद, शीर्ष पर लाल और भीतर की ओर काला, शीर्ष पर काला और भीतर की ओर लाल। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला। प्रश्न नंबर 82 है
किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु, जल, हीरा, कांच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरे। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 83 है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई दे पड़ता है? प्रकाश विपवर्तन, प्रकाश बिखरने के कारण, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश बिखरने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 84 है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने के कारण है, वही प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, लाल। प्रश्न नंबर 86 है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ियों की साइड में लगे जो दर्पण होते हैं वह उत्तल दर्पण के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 87 है कि समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन, पानी द्वारा रोशनी का छितराव, पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन, समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही वो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, पानी द्वारा रोशनी का छितराव। प्रश्न नंबर 88 है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही होगा आंसर वो ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 89 है कि प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? पारदर्शी, पारभासी, प्रकाशमान, अपारदर्शी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, अपारदर्शी। प्रश्न नंबर 90 है कि प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक रंग लाल, हरे और नीले माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 91 है कि मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला, लाल मैजेंटा, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद, लाल, हरा, नीला। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, लाल, हरा और नीला। ये सभी मुख्य रंग यानी मेन रंग माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 92 की डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 93 है विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है? क्रोमियम, टंगस्टन, प्लेटिनम, निकल। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 94 की विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 95 की विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? पोलोरीमीटर, पोटोमीटर, पोटेशियोमीटर, प्लेटोमीटर। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियोमीटर। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेशियोमीटर यानी वोल्ट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 96 की एसी को डीसी यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रेजिस्टर, कंडीशनर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर्स। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर्स। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर में रेक्टिफायर्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 97 है कि यदि समय टी में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश क्यों प्रवाहित होता है? तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा होगी। तो इसका सूत्र होता है वो होता है क्यू बराबर आई टी। तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बटे टी यानी ऑप्शन नंबर सी, आई बराबर क्यू बटे टी। प्रश्न नंबर 98 है कि 12 वोल्ट के विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान क्या होता है? 17 जूल, 24 जूल, 60 जूल, 16 जूल। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 60 जूल। डब्ल्यू बराबर वी क्यू से लगेगा ये। प्रश्न नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर, धारा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिक मोटर। प्रश्न नंबर 100 और अंतिम प्रश्न है कि परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, लॉरेंज का नियम। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। फैराडे के नियम पर कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे दोस्तों आज के 100 प्रश्नों का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।